हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो पुरुष प्रधान है। काफ़ी सालों से भी अगर देखें, पुराना इतिहास भी देखें, तो हमेशा ही ये रहा है कि हर समाज में, हर घर में, कोई भी सोसाइटी उठा लीजिए, देश उठा लीजिए, हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है। महिलाओं को हमेशा से दबाया गया है, उनके अधिकार हैं, उनकी डेली लाइफ है, अगर वो काम करने जा रही हैं तब भी उसमें किसी न किसी न को कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत ज़रूर है। आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है आरती दीक्षित मैम, जिनका सिर्फ एक मोटिव है लाइफ का और वो है नारी शक्ति को आगे लेके जाना। पहले ये गृहिणी थी, उसके बाद में इनके साथ में ऐसा क्या-क्या हुआ कि इन्होंने अपना मिशन ही चेंज कर लिया, उसके बारे में हम शो में बात करेंगे। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू, आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच भैया जी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैम ये जैसे कि मैंने रिसर्च की आपके बारे में, तो कुछ सालों पहले तक आप गृहिणी थी, अपने परिवार को देख रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? मुझे थोड़ा-सा लाइफ के बारे में आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि गृहिणी से छोड़ के आपने एक मिशन अपना लिया है? बहुत सुंदर सवाल है आपका। कोई भी आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर अपनी माता रानी को नमन करते हुए अपनी वाणी से, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ माता-पिता को नमन किया जाता है और उनका जो आशीर्वाद होता है ना, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर होती है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो हमें किसी भी मकसद में फेल कर दे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी माता रानी का, मेरे माता-पिता का, मेरे परिवार का मेरे ऊपर पूरा सानिध्य है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही टर्निंग पॉइंट नहीं आता, कोई ना कोई रीजन होता है। कोई भी व्यक्ति आम नहीं होता, खास होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो दिव्य शक्ति है क्या। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। नॉर्मल परिवार में मैं जन्म लिया। मेरा जो गांव है, सादाबाद तहसील में पड़ता है, गांव लोधई। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर, किसान। मैं 7 भाइयों की अकेली बहन हूँ। लेकिन मुझे आज बताते हुए थोड़ा-सा वैसा लगता है कि मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। आज मेरे माता रानी की वजह से पूरे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक भाई ऐसा खड़ा है, जिसे मैं ये बोलती हूँ कि ये मेरा खून का नहीं, धर्म का भाई है। मुझे वहाँ बहुत सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। बात कुछ ऐसी है कि बचपन से ही कुछ अलग था करने का। मैं बता सकती हूँ अपने हाँ, बचपन के बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जर्नी के बारे में किसी को पता चलता है। आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी जर्नी को शेयर करने वाले हैं आज। समाचार 24 का भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि आज उसकी वजह से मेरा जो मेरे विचार हैं, वो बहुत सारी गृहिणियों तक पहुँचेंगे। आदमी इस दुनिया में जब आता है, तो भगवान किसी और चीज़ के लिए भेजता है उसे, लेकिन भटक जाता है। मेरा जन्म हुआ, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल से मेरी शिक्षा पूरी हुई। धीमे-धीमे करके बचपन बीतता गया। सपने कुछ अलग टाइप के थे। ऐसा लगता था कि फैमिली मीडियम परिवार से हूं ना, तो ऐसा लगता था कि कैसे कर पाऊंगी। किसान भाई मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए मेरी वजह से कि तू पढ़ ले, हम कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मेरे भाइयों ने पढ़ाया और सबसे ज्यादा मेरी भाभीियों ने भी उसमें सहयोग मतलब किया। सैक्रिफाइस की अपनी यस, लाइफ आपके लिए। मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई को वहीं ड्रॉप किया और मेरी भाभीियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि मतलब उन्होंने, मुझे पता है कि उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी भाभीियों का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाभीियां खराब आती हैं, लेकिन मेरी भाभीियों का ये डबल एमए बीएड करने में बहुत बड़ा हाथ है। उसके बारे में भी बाद में मैं आऊँगा जी। क्योंकि आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया है। यस। तो पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन में ऐसा लगता था कि ये जो हवाई जहाज में लोग उड़ते हैं तो ये बहुत पैसे वाले लोग होते होंगे, तो हमारा तो दूर दूर तक का इससे रिश्ता नहीं था कि हम हवाई जहाज, नो 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 नो। लेकिन मैं सोचती थी ऐसा कि मतलब कुछ ऐसा करूंगी कि मैं हवाई जहाज से ऊपर से जाया करूंगी तो मेरे घर वाले देखा करेंगे, जब मुझे इस टाइम पता नहीं था कैसा होता है क्या। पढ़ाई लिखाई हुई, शादी हो गई। सोचा बहुत कुछ था कि मिड फैमिली से थी, तो शादी के बाद भी सोचा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। देन ऐसा नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी उम्मीद फेल भी हो जाती है। तो मेरी उम्मीद सारी फेल हो गई। ऐसा नहीं है कि
इसमें भी एक रीजन होता है कि फेल हुई है ना तो माता रानी कुछ अलग करना चाहती है। जैसा मैं सोचती थी अकॉर्डिंग मेरे बिल्कुल कुछ नहीं था। उसमें भी मैंने आशीर्वाद समझा अपनी माता रानी का कि उसने मेरे लिए कुछ खास रखा होगा, तो मैं हर चीज को सेक्रीफाइस में बदलती गई, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन मैं तैयार रही कि कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, तू चलती रहे बस। 2 बेटों का जन्म हुआ, 2 बच्चे हुए। ऐसा लगता था कि अब तो 2 बच्चों का भी जो तो जिम्मेदारी होती है ना वो ऊपर आने लग गई, और विजन कुछ करने का था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि मैं जकड़ गई। कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो भी मेरा परिवार और वो भी मेरा परिवार। क्योंकि मायके से जब लड़की ससुराल में आती है तो मायके वालों को ये अपेक्षा रहती है कि ये बहुत अच्छे से खरी उतरेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 7 भाइयों की बहन रही हूं, एटीट्यूड क्या रहा होगा मेरा। एटीट्यूड के एटीट्यूड क्या रहा होगा। डबल एम ए बी एड शादी करके किसी घर में जाती है तो एटीट्यूड तो थोड़ा सा जिस चीज पे हाथ रख दूं मायके वाले पूरा करते थे, और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अलग हो जाए तो थोड़ा सा मन खिन्न रहता था मेरा। हमेशा विचारों में चलता था कि करना तो मुझे कुछ था लेकिन मैं कर नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, बहुत ईमानदार, चरित्रवान, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ परिस्थिति उनकी भी रही होंगी कि मैं न तो वहां से निकल सकती और ना मैं कुछ कर सकती। उन्हें भी अपनी फैमिली का ध्यान तो रखना ही है। यस, क्योंकि वो, मैं उनमें से नहीं हूं कि मेरे पीछे वो अपने परिवार से कोई पंगा करे। मैं सिर्फ अपने मन ही मन में अपने आप को कचोटती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना था। मैं एक नारी शक्ति को, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो माँ बाप, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूं तो रात दिन एक किया है, उस टॉपिक पे हम आएंगे, तो जितनी भी गृहिणी ससुराल में जाती हैं तो उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया होता है। जब उनके माँ बाप ने पढ़ाया होता है तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कुछ काबिल बनेगा, बड़ा करेगा, लेकिन उनकी शादियां हो जाती हैं, कुछ परिस्थिति उन्हें जकड़ लेती हैं, और फिर वो अपने सपनों को मार के अपने बच्चों में देखती हैं कि चलो मैं नहीं कर पाई तो बच्चा करेगा। सर मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं कि अब जो लड़की सपना देख के आई थी, उसके माँ बाप ने सपना देखा था, अब वही सपना अपने बच्चों के लिए वो देख रही है। अब वही लड़की बड़ी होती जा रही है, फिर उसकी शादी होगी, और भगवान ना करे ऐसा हो भी जाता है कि वो भी परिस्थितियों में जकड़ ली जाती है, तो फिर हमारे सपनों का क्या। ज्यादातर केसेस में यही होता है। 80% मैंने, जो मेरा 15 साल का मार्केटिंग का अनुभव है ना सर, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूं आपसे। मैंने घर घर जाके कैंपनिंग किया हुआ है। स्कूलों को जो बच्चे प्रोवाइड किए जाते हैं एडमिशन, मैंने घर घर जाके, गोवर्धन क्षेत्र के 40 गांव मैंने घर घर जाके मई और जून में तपती हुई, पैदल चढ़ते हुए, लोग सुन पा रहे होंगे तो जान पा रहे होंगे कि गोवर्धन में 44 गांव आते हैं, और मैंने घर घर जाके, गांव गांव जाके कैंपनिंग किया हुआ है सर। तब मुझे लोगों की सोच पता चली कि आप क्या करती है कि मैं डबल एमए बीएड हूं, कोई एमए बीएड है, कोई नेट क्वालिफाई, कोई टेट क्वालिफाई, लेकिन क्या हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब फिर हमारे सपनों का क्या। तो मेरे पापा मम्मी के, मम्मी तो उस टाइम ज्यादा वो नहीं करती थी मेरे को ज्यादा पढ़ाई से, पापा भी बहुत बाउंडेशन रखते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। बचपन से मुझे गाने का बहुत अच्छा शौक था। आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज ऐसी क्यों है कि होली का समय चल रहा है, मैंने बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए हैं, उसमें मेरा खाना पीना इस तरह का रहा है, तो मेरी आवाज थोड़ा लग नहीं रही कि मेरी आवाज है। मुझे गाने का बहुत शौक था। नो डाउट पूरे क्षेत्र में, सारावत की मैं रहने वाली हूँ, मुझे बुलाया जाता था। मेरे को बजाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। बोला जाता है मेरे गांव में कि मेरे मुकाबले कोई ढोलक नहीं बजाता। ढपली, तबला, बाजा भी सीखा, लेकिन उस टाइम में ऐसा लगता था कि गाने बजाने से, अरे कोई ये ना बोले कि बजाने वाली है, गाने वाली है। मैं आपको इस मिनट में ये बताना चाह रही हूँ, एक मैसेज देना चाह रही हूँ, गाना बजाना, मैं नाचना भी बहुत अच्छे जानती थी। अकेडमी में मैंने कुछ नहीं सीखा, माता रानी जानती है, मेरा परिवार जानता, सभी लोग जानते हैं मेरे गांव वाले कि मैंने कुछ नहीं सीखा कहीं जाके, मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया आज तक, कोई भी ट्यूशन नहीं लिया, बहुत ज्यादा टॉपर नहीं रही मैं। लेकिन उस टाइम रोक दिया गया
गाने वाली है शादी कौन करेगा, बजाने वाली है कौन शादी करेगा, नाचने वाली। लेकिन तब की लाइफ को और आज की लाइफ को मैं देखती हूँ तो बाय गॉड, आदमी प्रोग्राम में जाती हूँ तो सब नाचते हैं, और जो नाचता अच्छा, अरे यार कितना अच्छा डांस करती है ये। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स वायरल हो रही हैं, घर में अकेले कैमरा लगा के डांस करके रील बनाई जा रही हैं। ये क्या है? मतलब हम उसको प्रोफेशन बना सकते थे, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम। मेरी जैसी बहुत सारी वीरांगना होंगी जिन्हें गांव में मिड फैमिली से होंगी, जिन्हें गाइड नहीं किया जाता, जिसके अंदर मैंने बोला दिव्य शक्ति होती है, कुछ क्वालिटी अलग होती है, डिफरेंट तरीके की होती है, उसको लाने वाला कोई एक ऐसा पथ प्रदर्शक, ऐसा मेंटर चाहिए होता है जिसको वो सामने लेके आए। 3 चीजें होती हैं आदमी के अंदर। पहली चीज है कि मैं आपको देख के बता सकती हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। दूसरा, आप जानते हैं, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। और तीसरी चीज, ना मैं जानती ना आप जानते, सिर्फ जानता है परमपिता परमेश्वर कि वो आपके साथ में क्या करने वाला है। सबका कैमरा बंद, आपका भी कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर यानी कि जो आपका इष्ट है उसका कैमरा आपके पास 24 घंटे चलता है। 24 घंटे वहां तो जवाब देना है हमें। जवाब देना है। लोग गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस सिस्टम में मैं काम करती हूँ ना, वो पारदर्शिता है, शीशे की तरह है। कहते हैं ना ताजमहल जो शीशे की तरह है, आर भी दिखता है पार भी दिखता है। मैं कहाँ हूं, किस वक्त क्या कर रही हूँ, किसकी नजर में हूं, किसके कैमरे में हूं, मैं उस सिस्टम में भी काम करती हूँ। तो सपने थे लेकिन ससुराल किसी में, परिस्थितियों की वजह से वो ढक गए। मैं मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ करना है। मेरा छोटा बेटा 9 महीने का था, बड़ा बेटा मेरा तीसरी में चल रहा था, 3 साल का पूरा हो चुका था। मेरा कुछ मन अंदर से आया कि अब नहीं, कुछ करना है अब तो। अब नहीं, क्योंकि अंदर से मुझे नहीं पता, कोई अंदर से कोई शक्ति बोलती है कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ में कुछ और लोगों का भी भला होना है। मुझे ऐसा लगता है, कि मेरी बात को कोई अलग भी ले जा सकता है कि बोलते हैं ऐसे लोग, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने कोई तैयारी नहीं की। आपका रात को फोन आया था कि आप आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे तैयारी करते हैं। मैं तो जो बोलती हूँ ना अपनी माता रानी को सानिध्य, उनके सानिध्य में ही बोलती हूँ, जो निकलता है मुखारबिंद से ऐसे ही बोलती हूँ मैं। मैंने जो भी गलतियां हुई, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, मैंने शायद किसी को ना पता हो, आज कैमरे के माध्यम से ये चीज पता चला। कुछ गलती मेरी भी, कुछ गलती सामने वाले, क्योंकि ताली हाथ से नहीं बजती। मैंने घर छोड़ दिया, ये शायद अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैंने घर छोड़ दिया था। ऐसा क्यों? कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वहां रह के नहीं कर पाती कुछ। मैं इमोशनल भी नहीं होना चाहूंगी। थोड़ा सा टाइम ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना इमोशनल टॉपिक जो छेड़ दिया है। नो डाउट मेरे हस्बैंड साथ में हैं, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मैं कुछ दिन की मेहमान हूं। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि आरती निकलने में ही भलाई है। मैं जानती थी कि अगर मैं वहां रह गई तो शायद मैं वहां से, कहते ना कि अर्थी भी वहीं से निकलती है और डोली मायके से निकलती है, तो हो सकता था, लेकिन मुझे बड़ा करना था कुछ। सॉरी। नहीं, आप वक्त ले सकती हैं, वक्त ले सकती हैं आप। लेकिन मुझे कुछ करना था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत पढ़ाया है, कैसे कैसे उन्होंने अपने गांव में आलू करते थे और एक एक ठेली बेच के मेरे को बीएड कराया, क्योंकि आजकल सब कुछ पैसे से होता है, आपको पता है। एजुकेशन पूरा पैसों पे है आज। पूरा पैसे से है। 2-4 लाख रुपए की बीएड हुई, तो मुझे पता है कि वो रात रात पानी देते खेतों में। फिर उन्होंने पूरी की पूरी ठेली, मतलब आलू की भरी हुई, मेरे को बेच के और फीस जमा करी। मतलब पूरे साल की जो मेहनत और थी वो खेत भी में। आफ्टर मैरिज, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल की होती है। तो 80-90 हजार रुपए उन्होंने शादी के बाद, मेरा बेटा 9 महीने का था, मुझे पता है कैसे करके दिए थे। तो मैंने मुट्ठी बंद की कि नहीं आरती, मरना नहीं है,
कुछ करना है अब तो। कुछ करना है। एक मैसेज में देना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं ना कि सारी लड़कियां गलत नहीं होती, ऐसा भी नहीं है सारे घर वाले गलत होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज मार्केट में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सच में ही टॉर्चर करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं सबको नहीं बोलूंगी, सॉरी मेरी बात से किसी को आघात पहुंचे, सब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुओं को नहीं समझते। ये बिल्कुल आपकी, मैं दो राह नहीं है इस बात में, मैं आपके साथ हूँ। अगर ऐसे लोग थोड़ा सा बहुओं को बेटी का दर्जा देने लग जाए ना, आजकल दे रहे हैं। मैं जिस माहौल में रह रही हूँ, जिस परिवेश में रह रही हूँ ना, जिनके घर में मेरा उठना बैठना है अपने नेटवर्क के माध्यम से, मुझे बोलते हैं कि नहीं हमें बहू नहीं बेटी चाहिए। अगर ऐसे लोग जो पुराने लोग हैं, आज भी जिनकी बहुएं उनसे दूर हैं, अगर वो आज भी बोले ना कि घर वापस आ जा, तो बाई गॉड माता रानी जानती है कि लड़कियां भागी भागी जाएंगी। क्योंकि कोई भी बहू अपने सास ससुर से अलग नहीं रहना चाहती। वो अपने बच्चों को कैसे कोई दूर कर सकती है। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, कोई भी जब भी मेरा बड़ा अचीवमेंट होता है मैं उनके चरण छूने जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ससुराल जाती नहीं हूँ, जाती हूँ, लेकिन बहुत संघर्ष किया। कुछ चीजें मैं शेयर नहीं कर सकती आपसे। मैं जानती हूँ कि मैंने जो संघर्ष किया है ना, शायद कोई आमलेट ही नहीं कर सकती। नहीं, वो संघर्ष आपका दिख रहा है। मेरे हस्बैंड भी साथ हैं उस संघर्ष में, ऐसा नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि 2014 का एक ऐसा समय आया था, बता सकती हूँ मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जन्माष्टमी थी। मेरा बेटा 1 साल का हो गया था जब मैं यहाँ आई थी, मथुरा में घर छोड़ के आई थी। बहुत मेहनत करने के बाद जिसके सिस्टम में मैं काम कर रही थी उसने मेरा पैसा नहीं दिया। और जन्माष्टमी थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, उस वक्त को मैं भूल नहीं सकती कभी भी। ऐसे दिन भी मैंने देखे संघर्ष में। मैं मेरे पति और 2 बच्चों के साथ में जन्माष्टमी मन रही थी मथुरा में, कृष्ण कन्हैया की नगरी में, और मैं अपने बच्चों सबसे को, बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार जो जिसका जन्म हुआ है यहाँ पे, और मैं गोवर्धन चौराहे और महोली रोड के बीच में पूरी रात अपने बच्चों के साथ में रोड पे खड़ी थी। दो ऑप्शन थे मेरे पास। उसने मेरा हिसाब नहीं किया था, बहुत परेशान कर रखा था उस कॉलेज वाले ने मुझे, बहुत अपना काम निकलवाया, उतना काम करवाया मेरे से, उसने इतना काम करवाया जो मैंने 44 गांव बोला ना, चप्पा चप्पा मेरे पैरों का वो। लेकिन उसने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। उसने मेरे माध्यम से जो भी काम करवाया, कैंपिंग करवाया अपने कॉलेज, उसके कॉलेज को, मुर्दे कॉलेज को मैंने जगाया मेरे माता रानी के दम पे। लेकिन पूरा गोवर्धन क्षेत्र मेरे साथ में था। कहते हैं ना कि जिसका रखवाला ऊपर वाला होता है ना। जन्माष्टमी का दिन था, मुझे पता है कि मेरे बच्चे भूखे, और मैं, ऐसा नहीं मैं ससुराल से बहुत अच्छी दिग्गज फैमिली से हूँ, मायका भी मेरा बहुत दिग्गज फैमिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। 2 ऑप्शन थे कि मैं मायके चली जाती। उस दिन रीजन बता रही हूं मैं आपको कि क्या ऐसा था, जिसकी वजह से मिशन शुरू हुआ। ऐसा क्या था कि 2 रास्ते थे, कि एक हाथरस के लिए जा रहा था जो मेरा ससुराल था, और एक मेरा सादाबाद था जो मेरा मायके था। अगर मैं उस रात को डिसीजन ले लेती, सच बताऊं तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, किराए के लिए भी होता तो मैं बच्चों को कुछ खिलाती, लेकिन नहीं था। मैं ऐसी बात इसलिए नहीं बोल रही कि किसी को इमोशनल करना चाहती हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। कभी किसी के जीवन में ऐसा आता है, पैसा बहुत है, परिवार में बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहा, मतलब बोझ नहीं बनना चाहा किसी के ऊपर। तो पूरी रात हम लोग ऐसे ही खड़े रहे, और लोग खूब कानों में आवाज, खूब कन्हैया का बर्थडे मन रहा है मेरे, वाह रे तेरी नगरी, वाह रे कन्हैया, तू मतलब तेरे लोग बर्थडे मना रहे हैं और कितना सबको खिला रहे पिला रहे। देख मैंने कि मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। लेकिन मैंने बोला ना, कैमरा कुछ और करना चाह रहा था उसका। मॉर्निंग में ही मेरे एक रिश्तेदार थे, वो हमें, उन्हें पता चला, कॉल आया कि मैंने कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो वो मुझे गाड़ी से लेने आए, मेरे परिवार को फिर बिठाया, बात की। और अगले ही सुबह एक ऐसा समाचार आता है कि जो मेरे मिलने वाले थे, जो मैंने 44 गांव में काम किया था, उन्हीं में से कुछ लोग
उस कॉलेज में जाके जितने मैंने कॉलेज में बच्चे जो एडमिशन कराए थे ना, उन सारे बच्चों को ले आए कि आरती मैडम नहीं तो बच्चे नहीं। टर्निंग पॉइंट होता है कि मैंने जिस कॉलेज में पढ़ाया था वहां से मैं निकल गई थी, और बच्चे भी मेरे 44 करीब 50 बच्चे थे। एक बच्चे की फीस 50,000 रुपए की थी। तो सारे बच्चे के बच्चे निकल के वो ले आए, और ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि दूसरे स्कूल में जाके सेम वहां बोला कि ये 50 बच्चे आरती मैडम के साथ में आएंगे, क्या आपके यहाँ वैकेंसी खाली है? मैंने पहले ही बोल दिया कि माता रानी का काम कुछ इस तरह का था कि माता रानी गांव में जब मैं कैंपनिंग करती थी तो हल्ला तो हो गया था, कोई आरती मैडम है और वो कैंपनिंग कर रही है, तो उस कॉलेज वाले को तो तलाश थी कि कैसे भी करके वो मैडम मेरे कॉलेज में आ जाए। बहुत मैं उनका रेस्पेक्ट करती हूँ, नमन करती हूँ उनको। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया, और मैंने 50 बच्चों के साथ में उस कॉलेज में एंट्री ली। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए वहां क्या पोजीशन रही होगी। गाड़ी घोड़ा सब कुछ मेरा, एक अलग ऑफिस, बढ़िया, मतलब एक कैसा वेलकम, रहने खाने पीने की बढ़िया वीआईपी व्यवस्था। सुबह शाम बच्चों का दूध अलग से आता था, खाना अलग से मेरा बनता था, मतलब सब कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ। एक ही तो रात थी जो दुख की थी, बाकी तो कन्हैया ने और माता रानी ने ऐसा कैमरा चलाया कि सब कुछ पासा पलट गया। तो ये मतलब आपने जो बड़ा स्टोरी सुनाई, इससे मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो गृहिणी जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करती हैं, उन्हें शायद एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब आरती मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, जो आप एक फाउंडेशन जो बनाना चाहती हैं, जो आपका एक सपना है, वो सपना आप कैसे साकार करना चाहती हैं? क्या प्लानिंग है उसकी आपकी फ्यूचर में? बिल्कुल, जैसे कि आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, जब मैं पढ़ा रही थी ना तो बहुत सारे टीचर मैं देखा कि आती थी मथुरा से, और डेली आती हैं जाती हैं। उनका टाइम ज्यादातर व्हाट्सएप और मैसेज वगैरह ऐसे सोशल मीडिया। सोशल पे ही, मतलब टीवी, और वो पढ़ाने का 6 घंटा उनका अलग, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, लेकिन फिर वो ऐसे ही रहती थी। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी वहां पे, क्योंकि चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट की बात अलग है, मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट में तो पता है कि आपको 40 साल देने ही है, जो भी देना है उनको, आपकी सैलरी फिक्स है वहां पे। लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि जब तक आपके अंदर चमक है ना, चाहे वो आपकी वॉइस की चमक, चाहे आपकी फेस की चमक, चाहे आपके एटीट्यूड की, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, जो भी है, तभी तक रुपया है। बिल्कुल। ये ढला तुम चला, हाँ, जैसे जैसे एजिंग आएगी तो वो किसी और को ढूंढेंगे। फिर वो तुम्हारी जैसी को साइड से करेंगे, फिर नई को फिर लेके आएंगे। तो मेरे मन में ये आने लगा कि इसी दौरान फिर एक चमत्कार होता है कि इस लाइन में मुझे, जिसमें मेरी नारी शक्ति की एक विजन तैयार हुआ, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में मेरा जो एंट्री हुई वो 2014 में मेरा, माता रानी के दिन चल रहे थे, मेरे बच्चों का बर्थ उसी में होता है, जन्म माता रानी के दिन चल रहे थे, और मेरी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुई। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते होंगे। डायरेक्ट सेलिंग 80% महिलाओं का बिजनेस है, 80%। और मैं कुछ महिलाओं के साथ में करना चाहती थी, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। जिस इंसान की वजह से मुझे ये एंट्री मिली, उसको भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी के रूप में भी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक, लोग बोलते हैं, एक कहावत है कि एक सफल पुरुष के साथ एक नारी का हाथ होता है, लेकिन बहुत सारी वीरांगना ऐसी होती हैं जिनके पीछे पुरुष का हाथ होता है। बिल्कुल है। चाहे वो पति के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, बेटे के रूप में हो सकता है, भाई के रूप अपलायन के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में हो सकता है, एज ए दोस्त के रूप में भी हो सकता है। यहां मैं नर शक्ति को नमन करती हूं, क्योंकि आज तक आप इतिहास को उठा लो, लोग ये बोलते हैं, नारी ये बोलती है कि मैं बनी हूं ना। आप किसी भी इतिहास की नारी को उठा लीजिए, चाहे लक्ष्मीबाई को उठा लो, उनके गुरु का नाम क्या था, आप बछेंद्री पाल को उठा लो, आप कल्पना चावला को उठा लो, आप प्रतिभा पाटिल को उठा लो, अरे मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करी, अभी सुनीता विलियम्स, इनके पीछे भी उन्हीं का गुरु का हाथ है। और वो अकेली नहीं गई थी, उस अंतरिक्ष में काफी और भी जेंट्स थे, लेकिन हाईलाइट नारी शक्ति को किया गया। तो पुरुष बहुत बड़ा धैर्यवान होता है, वो नारी शक्ति को आगे रखता है और पीछे बैक
बॉन्ड बन के काम करता है। तो मैं पुरुष शक्ति को भी नमन करती हूँ, क्योंकि बिना पुरुष के नारी अधूरी है। नारी का अस्तित्व बिना नर के नहीं है, ये फैक्ट है। जैसे पुराणों में भी बात करें तो हम देखते हैं कि जहाँ शिव है वहां पार्वती है, जहाँ विष्णु है वहां लक्ष्मी है, क्योंकि ये तो एक जोड़ा है ना, उसके बिना कभी। ये बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आजकल कानून दोनों के लिए बराबर है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, तो बात सही है आपकी कि कुछ जगह शोषण हो रहा है, लेकिन कुछ जगह मैंने ये भी महसूस किया है कि उसका उल्टा भी है, कि जो नारी शक्ति है वो पुरुष शक्ति पे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। तो वो बैलेंस भी तो होना सोसाइटी में बड़ा जरूरी है ना, तो ये भी तो आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। जो मैंने एनालिसिस किया है, मतलब लाखों लोगों को फेस किया है, 15 साल मार्केट में मैंने दिन रात एक किया है। मुझे ये बताने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि मैंने 11-12 बजे तक क्लोजिंग की है अपनी कंपनी में, जहां मैं काम करती थी। मर्दों के साथ में काम किया है। 10 में से 9 नारी शक्ति सही होती है, तो एक गलत भी होती है। और एक नारी शक्ति जो गलत करती है, उनके पचड़े में वो 9 भी पिस जाती हैं, इसलिए वो हावी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी नारी शक्ति खराब नहीं होती, लेकिन कुछ सच में ही होती हैं, जिनकी वजह से समाज भयभीत है आज, और वो पुरुष वर्ग पे हावी रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, अगर तालमेल बिठा के काम करोगे तो उनका जो आप समान अधिकार की बात कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, अगर वो समझ के चलेंगी ना अपने परिवार को, अपने साथी को, जीवन साथी को, तो वहां संघर्ष नहीं मिलेगा उन्हें। वो उसको समझे, वो उनको समझे। लेकिन आज के टाइम में आप सबको नहीं बदल सकते। कुछ नारी शक्ति ऐसी हैं जो वाकई चीजों को उल्टा कर देती हैं, बिल्कुल पासा ही पलट देती हैं, और उसमें सारी नारी शक्ति चपेट में आ जाती है। जैसे अभी अंडरस्टैंडिंग की आपने बात की, तो आजकल मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में, आप भी देख रही होंगी, कि जो डाइवोर्स है, जो तलाक है, कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि मैं अपने हिंदू धर्म की बात करूं तो जैसे ये जो वर्ड है इंग्लिश का डाइवोर्स है, जी तलाक एक उर्दू शब्द है, जी, तो ये हमारे धर्म में तो कभी था ही नहीं। ये अब इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल। ये भी आपने बहुत अच्छा, क्योंकि ये आजकल चल रहा हाँ है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत हावी हो रहा है हमारे ऊपर। आपसी मतभेद बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं। इसमें क्या होता है पता है? तलाक क्यों हो रहे हैं? आपका पॉइंट ये है कि आजकल लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, जब उनकी उच्च शिक्षा की तैयारी होती है ना, तो कोई हॉस्टल में पढ़ रही है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, बाहर जाके पढ़ रही हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच खाती है। को एजुकेशन आजकल लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि जब कोई व्यक्ति से शादी, उसकी पसंद का शादी होती है, तो वो उस टाइम ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरी जिंदगी मतलब अच्छी पटरी चलेगी, अच्छी मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लेकिन कुछ टाइम तक, शादी होने के बाद कुछ टाइम तक उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्योंकि वो जरूरत पूरी करता है। क्योंकि शादी से पहले उसने वो सपने दिखा दिए उसे, घुमाना फिराना ये और वो, फिर शादी के बाद तो सब कुछ पासा पलटता है ना। लेकिन वो लड़की निर्वाह नहीं कर पाती, क्योंकि उसने वो दुनिया अलग दिखाई थी उसे, और वो शादी के बाद दुनिया अलग आ जाती है, क्योंकि परिवार भी तो होता है, और वो परिवार को एडजस्ट नहीं कर पाती। जो बाहर पढ़ी लिखी लड़कियां, मैं टारगेट नहीं कर रही किसी को, लेकिन मैं बता रही हूँ जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि घुमाना फिराना, पिक्चर देखना, ये करना वो करना, मन के मुताबिक गिफ्ट लेना पति से, और एक आजादी भर जिंदगी जीना, शादी से पहले की बात है। और वो वही कहता है कि अब तो इसी के साथ जिंदगी जिएंगे, ऐसे जिएंगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है, इसलिए उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, और तलाक तक बात आ जाती है। फिर वो लगता है कि अच्छा तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम चेंज हो गए हो, अब मैं आपके साथ नहीं नहीं रहना रह सकती। तो भैया एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो सोच को बदलना पड़ेगा यहाँ पे, या तो समझदारी से काम करना पड़ेगा, या तो तलाक तब नहीं होगा, नहीं तो तलाक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां तकरार स्टार्ट हो जाती है कि वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि फैमिली को एडजस्ट करेगी, क्योंकि तब तो उसने वो कर दिया, और अब वो ऐसा चाहती नहीं है, क्योंकि उसने जिंदगी वो वाली देखी है। तो वो सपने वो देखे हैं। सपने वो देख लिए, और सपने यहाँ पूरे नहीं हो रहे, तो वहां दिक्कत है। टकराव टकराव होता है, और टकराव में फिर आता है कि नहीं रह सकती मैं आपके साथ, और गुस्से में क्या होता है कि मैं भी नहीं तेरे को रखना चाहता,
और वहीं वो अपने मायके में आ जाती है या फिर अलग हो जाती हैं। सेल्फ तो रहती होंगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी ज्यादा होती है, नौकरी भी कर लेती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत खतरे में है। सावधान हो जाइए, ऐसी लड़कियों की बहुत जिंदगी खतरे में है। ऐसी नारी शक्ति एक अच्छे पुरुष का हो सकता है कि उसका पुरुष बहुत अच्छा हो, उसका पति बहुत अच्छा हो, वो समझ नहीं पाई हो उस चक्कर में, लेकिन बैठ के बात करनी चाहिए। हो सकता है बात बन जाए, लेकिन बात तलाक तक आ जाती है और गुस्से गुस्से में तलाक हो भी जाता है। भाई दोनों जब शादी से पहले इतना मिलजुलते थे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, अगर थोड़ी दिक्कत आई है तो शादी के बाद भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होनी ना। चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। और जहां तक कि परिवार को भी थोड़ा सा बैठना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही ना, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, गुस्सा आता है कि इसने मुझे मनाया क्यों नहीं, वो कहता है कि तू भी ऐसी नहीं रही, वो कहता है तुम भी ऐसे नहीं रहे। तो उस टाइम क्या गुस्से में थोड़ा सी चीजें, स्थिति बदल जाती है। लेकिन कोई ना कोई परिवार के सदस्य को आगे आके या फिर कोई सोशल वर्कर को आगे आके उनके सामंजस्य, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरी तो क्या मजाल, मेरी माता रानी की कृपा के वजह से मैंने मैंने कुछ रिश्तों को वो मुकाम दिया है कि उनका जो नौबत थी वो तलाक तक आ गई थी, लेकिन आज वो लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे हो गए हैं और बच्चों के लिए दोनों मिलके कर रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो गए थे कि वो पति पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी पति से बात नहीं, पूरी पूरी रात उनकी रोते हुए जाती है और पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने वहां ऐसी सलाह दी कि पति को अलग से सलाह दी, पति को थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस टाइप की भी हूं कि दोनों में सुलह कैसे की जाती है। तो कुछ रिश्ते मेरी वजह से, माता रानी की वजह से आज बहुत अच्छे से रह रहे हैं और आज अपनी वो पत्नी को बहुत इज्जत भी देते हैं। जो दूसरों की पत्नियों को इज्जत देते थे, वो आज अपनी पत्नी को इज्जत देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माध्यम से मैंने शादियां भी बहुत कराई हैं सर, और शादियां टिकवाई भी हैं। और टिकवाई भी हैं सर। ये हकीकत है, मेरे गांव के लोग भी जानते हैं, क्षेत्र के भी जानते हैं, मथुरा में भी काफी लोग जानते हैं कि हाँ, जो रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते उस धुरी पे आ गए थे कि नौबत ऐसे कि मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन वो रिश्ते आज ऐसे दिखते हैं कि, और शादियां जो कराई हैं वो तो बहुत ट्विस्ट है कि कोई किस्सा, एक कोई फनी किस्सा याद आ रहा है बिल्कुल आपको? बिल्कुल, कि काफी ये बात भी आपको सब सुन रहे हैं तो थोड़ा हंसी भी आएगी कि मेरे माध्यम से काफी लव मैरिज भी सक्सेसफुल हुई है सर। ये पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा, पर अच्छा, कोई अगर कोई का फनी किस्सा हो आपका, एक कोई शादी से रिलेटेड, जैसे करना नहीं चाह रहे हो, आपने दोनों को मिला दिया, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है आपको? मैं नाम तो नहीं लेना नहीं नहीं, चाहूंगी। नाम नहीं ले आप, हाँ, नाम किस्सा तो सुनाए लेना आप। नहीं चाहूंगी, लेकिन मेरा भाई लगता है, मुंह बोला भाई है, फेसबुक के माध्यम से मुझे मिला था। आज वो मेरा घर का सदस्य है। तो बहुत ब्रांड आदमी है वो, बहुत ब्रांड, काफी एजुकेशन बहुत अच्छी है उसकी। तो उसकी स्टूडेंट भी नहीं कह सकते। जब उसके वो चलते थे ना, प्रोग्राम चलते थे, तो बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं उसे, ज्वाइन करते कलीग हैं। बोल सकते हैं, साथ ही काम करने वाले। हाँ, ज्वाइन करते हैं कि यार उनकी पीडी क्लास चल रही है तो मैं ज्वाइन करने जाऊंगी। तो मन ही मन में किसी ने बोल दिया कि शादी हो तो इसी से हो। ओह। बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट के जो कोर्स होते हैं, तो पीडी क्लास लेता है, बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्तर पे लेता है वो। तो बहुत सारी भीड़ में से किसी नारी शक्ति ने चुन लिया कि मुझे पति के रूप में यही चाहिए। तो वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और बात कुछ ऐसी कि मैं जो बिजनेस करती हूँ वो मेरा पार्टनर है बिजनेस में। तो वो उसके घर से रिश्ता आता है कि कैसे भी करके तुम्हारे हाथ में ये रिश्ता, कैसे भी करके आपको शादी करानी 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 है, इस लड़की को इस घर में घुसाना ही घुसाना है, ऐसे बोले। तो मैंने उसकी मन की ली कि मैं अभी शादी वादी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने, कैसे नहीं करेगा, शादी की उम्र तो यही है, कितना सुंदर है। और मैंने की एक ऐसी, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट लड़की, अपने आप में बड़ी बात है। तो उसका परिवार बहुत अच्छा है और दोनों ही बहनें बहुत अव्वल हैं, भाई बहुत प्यार करते हैं उनके। तो मैंने उसको देखा, मुझे वो पसंद आ गई। मैंने भी नहीं देखा था पहले, तो मुझे उसे दिखाया गया। फिर मैंने कैसे भी करके पास हाथ डाल के और उनकी मुलाकात कराई। और ट्विस्ट ऐसे आया कि जैसे ही मैं वहां अपना काम कर रही थी और मैंने पूरी फैमिली को बुला लिया, पूरी फैमिली को बुला लिया, और बातों ही बातों में उनसे हाँ करवा ली। और जब जुबान फंस जाती है तो फिर आदमी मना नहीं कर पाता। हालांकि थोड़ा सा उनके परिवार से, लड़के के परिवार से थोड़ा सा, उनकी माँ वगैरह मुझसे थोड़ा सा रुष्ट थी
कि क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी को मतलब बहुत अच्छा कुछ वो कुछ और सपने थे उनके। आपका जो दहेज वाला आजकल हाँ चल रहा है ना, तो थोड़ा लगता है, हाँ। मेरा मैसेज वो नहीं है, कोई गलत समझे, कि मतलब बहुत अच्छा काबिल बेटा होता है तो लगता भी है। आजकल 80% लोगों की यही सोच है कि पैसा बच्चे के ऊपर, मतलब बहुत सारा पैसा मिले बहू के साथ में। तो सिंपल सोबर शादी हुई बहुत अच्छी, लेकिन लड़की ऐसी मिली कि शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कराने वाले हम और आप क्या होते हैं, जोड़ियां ऊपर से आती हैं, लेकिन वो करने का इच्छुक नहीं था और लड़की ने मन ही मन ठान लिया था। तो कैसे भी करके वो मैंने वहां जो उनका वो था, एक बैठने का स्थान था, तो उनके माँ बाप को, भाई को बुला के और बेटे का और बेटी का वो हाथ ऐसे करवा लिया। अब बताओ, पहली बार में अगर मैंने ऐसे हाथ रख दिया, मैंने कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे कहने से शादी को कर। हालांकि रिस्क भी था कि लड़की दुखी भी हो सकती थी आगे चल के, लेकिन मुझे भरोसा था अपने भाई पे, जो मेरे मुंह बोला भाई था, वो मुझे भरोसा आज भी है, मेरा भाई तो मतलब भरोसा था कि ये बहुत खुश रखेगा। कुछ टाइम तक थोड़ी सी अड़चन रही, नो डाउट, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता थोड़ा है। समझने में टाइम लगा कि आरती मैम पति पत्नी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन परिवार को समझने में टाइम हम्म। लगा। लेकिन आज वही परिवार उस बेटी की पूजा करता है। एक खुशहाल परिवार है। खुशहाल परिवार जहां भी खड़ी हो जाए, चार चांद लग जाए पति में, और उसके साथ पति उसका खड़ा हो जाए, चार चांद लग जाए, ऐसी जोड़ी है वो, मतलब कपल लेवल पे अगर रोल मॉडल माने। और बचपन में एक ट्विस्ट वाली बात आपने जी और जी बताई बिल्कुल बिल्कुल। कि उम्र मेरी कुछ ऐसी रही होगी, 8-9 साल रही होगी, छोटी सी उम्र है, लोग जानते भी नहीं है कि मेरे मेरे रिलेशन में ही आ, मुझे ऐसा हक नहीं बनता कि मैं हाईलाइट करूं उनकी शादी को, लेकिन अब तो 28 साल शादी को हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए उनके, शादी बच्चों की भी होने वाली है। मतलब शादी से पहले करीब करीब 4 साल, मैं 8 साल की थी और मैं मीडिएटर थी। कहाँ जाना है, टेलीफोन वो 1 रुपया डालने वाला होता था ना, हम्म। तो दी बात करती थी और मैं रुपया डालती थी। मीडिएटर थी आप। मैं मीडिएटर मतलब थी। शुरू से ही आप काम हाँ, मुझे कराती हैं नहीं लोगों पता की ऐसा जोड़ियां बनाने का। कि वो कॉल पे रहती, तो जैसे ही 59 सेकंड होते थे मैं 1 रुपया डाल देती थी, मेरे हम्म हाथ में ऐसे रुपये दे देती थी कि तुम हम्म। डालती रही हो। तो वो ट्विस्ट था कि हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखे हैं ना, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज उस जोड़े को लोग रोल मॉडल मानते हैं। मतलब हम लोग भी कहते हैं कि अगर ऐसा रिश्ता होना चाहिए। 28 साल शादी को हो गए सर, मजाले जो कभी उन्होंने तुमसे तू बोला हो उनसे, यत् नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर जिस स्थान पर नारी शक्ति को वरीयता दी जाता है, जो पति अपनी पत्नी को, और पत्नी भी पति के बिना पूछे काम ना करे, उस घर में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। नो डाउट स्ट्रगल झेला उन्होंने, तब कुछ नहीं था, क्योंकि एक शादी अपनी जिम्मेदारी में करना कि मेरे को शादी करनी तो नहीं से करनी है, ऐसे ये एक वाला केस था, ऐसे वो वाला केस था। लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, तुमने चुनाव जो किया था ना, वो अच्छा किया था। अच्छा, जैसे अभी शादी की बात चल रही थी, फिर आपने एक टॉपिक दहेज का भी छेड़ा। दहेज, जैसे कि शादी होने वाली है तो दो चीजें हैं उसमें। एक तो ऐसा है कि जब लड़की वाले लड़का देखने के लिए जाते हैं तो उनकी भी तो फरमाइशें होती है ना कि लड़का ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती दहेज मांगा जाता है। तो ये दो अलग अलग फैक्टर हैं कि एक तो आपने खुद की ही डिमांड रख दी कि मेरी लड़की को ऐसा लड़का चाहिए, तो सामने वाले की भी डिमांड हो सकती है। दूसरा ये है कि लड़के जबरदस्ती उससे जो है पैसे की मांग कर रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए। तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? दहेज सही है, गलत है, या क्या केसेस हैं इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। एक बहुत अजीब सी बात लगती है कि अपने बच्चों को हाई एजुकेशन आप क्यों देते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। एक्चुअली इसीलिए कि जो जैसे पुरानी जो कुरीतियां चल रही थी हम उन्हें खत्म कर सकें, बच्चों को आगे बढ़ा सकें, उनका फ्यूचर अच्छा हो, इस वजह से। लेकिन 50-50 बात करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर घरों में जाती हूँ, बहुत सारे लोगों के टच में रहती हूँ, कि उन्होंने अपने बच्चों पे एक एसेट देखा कि आज हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं, तो वो एसेट के रूप में है। आपके बच्चे मेरा एसेट है। मैं आज जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने बच्चों पे कर रही हूँ, तो कुछ लोग तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पे, चाहे वो समय हो, पैसा हो, संस्कार हो, कि उसका जो रिटर्न आएगा ना,
वो बहुत अच्छा बहुमूल्य आएगा। लेकिन उसी दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, और पता नहीं वो कितने सारे सपने देख लेते हैं कि इतना सारा दहेज आएगा, जाने क्या क्या लेके आएगी बहू। 50% ऐसे लोग हैं आज जो अपने बच्चों को, मतलब ये गलत शब्द होगा कि उनकी डिमांड रखते हैं कि एक लिस्ट पकड़ा देते हैं लड़की वाले की। वो ये नहीं देखते कि लड़की वाले, लड़का अच्छा है, काबिल है, दहेज तभी मांगा जा रहा है ना। दोनों बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे मार्केट में हैं आज कि अपने लड़के के ऊपर खूब अच्छा उन्होंने बना दिया और डिमांड रखते हैं कि भैया, खुला बोल देते हैं कि कम से कम 50, 70, 80 लाख रुपए से शादी कम नहीं होगी, तो उन्होंने पहले ही सोच के बैठा हुआ हमारा है। हो रहा है। भैया लोग क्या कहेंगे, तुम इतने में शादी कर ली क्या? वही लड़की भी ना वही मेंटेन, मतलब वही है, वेल एजुकेटेड, और वो लड़के की पोस्ट के बराबर चाहिए। समझने वाली बात है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। केवल देखना नहीं है, सीख लेनी है यहाँ पे, अगर लगे आपको तो, दिल गवाही करे तो। आपके बेटे को आपने आईएएस बनाया, कलेक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, डेवलपर बनाया। आपको लड़की भी डेवलपर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर ही चाहिए। आपने अपने बच्चे पे पैसा खर्च किया है, आपका हक बनता है दहेज देने का। लेकिन उस बाप की जो बेटी आप डेवलपर ले रहे हैं, तो उसने तो फ्री में शिक्षा कराई है क्या? खर्चा तो उसने भी किया है। जो आपने किया है वो तो यहां पर भी हुआ है ना। लेकिन आपका हो रहा है, आपका समाज में दायरा है कि आपको दहेज चाहिए। लेकिन आपने उस बाप को नहीं देखा जिसने रात दिन एक करके, उसकी माँ बाप ने अपने सपनों को मार के उस बेटी को पढ़ाया कि इस बेटी को अच्छा उच्च शिक्षा मिलेगी, तब जाके बेटी हमारी अपने घर को तो रोशन कर ही रही है, अपने घर के तो नाम को रोशन कर ही रही है, लेकिन ससुराल को भी रोशन कर देगी, चार चांद लगा देगी, आपके बेटे के साथ में खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देखते क्यों नहीं है? कुछ लोगों की बात कर रही हूं। लेकिन यही बात में सर दोबारा आपके क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे के अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग लड़की चाहिए। मेरी बातें आजकल चल रही है काफी लोगों से, तो वो सिर्फ ये बोलते हैं जो वेल मेंटेन फैमिली है, जिनको पैसे से प्यार नहीं है, उन्हें पता है कि लड़की अच्छी आ गई तो घर तो वैसे बहुत बन पैसा जाएगा। कमा लेंगे मिलके। लड़के के इक्वल लड़की आ गई तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब मिल जाएगी ना, दोनों के जब विचार आपस में वो हो जाएंगे, तो सोचो पैसा कहाँ कितना आएगा, और उनके घर में जो खुशियां आएंगी वो कितनी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ेंगी सर। तो पैसा बाई प्रोडक्ट। दहेज के लोग भी अब सावधान हो गए कि वो डायरेक्ट नहीं मांगते, वो थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी के माध्यम से बोलते हैं कि तुम देख लो लड़का पे कितना खर्च किया है। लेकिन सावधान हो जाइए, जो लड़की, जो बाप लड़की दे रहा है ना आपको, वो इतना बड़ा आपको कुछ दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो अपनी पूरी पूंजी दे रहा है, पूरी कमाई दे रहा है, 9 महीने पेट में रखती है जो माँ, और वो अपने कलेजे को टुकड़ा। आपको पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो कितना पेन होता है। एक जन्म दूसरी बार होता है माँ का, वो अपना जिगर का टुकड़ा एक ऐसी फैमिली में दे देती है जिसके बारे में बहुत पहले से नहीं जानती। इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? अरे दहेज जैसे, आज जो डाइवोर्स की बात कर रहे थे आप, तलाक की, वहां पर भी ऐसा लगता है कि जब दहेज लेंगे ना तो वो लड़की क्यों आपकी बात मानेगी? भाई आपका बेटा खरीदा है ना उन्होंने, तो वो तो बेटे को नाचना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि नहीं हमें बेटी चाहिए, तो ऐसी कोई बेटी ससुराल में नहीं आती जो वो तलाक के लिए आए, और ऐसा तलाक होता भी नहीं है। ऐसी जगह पे आपने तलाक नहीं सुना होगा जहां बहुत मोटा पैसा आता है ना, वहीं आपने देखा होगा कि वो हुकूमत ऐसे करती है, भैया के कर, मेरे बाप ने पैसा दिया है, मैं क्यों करूंगी काम? भाई आपने लिया भी है पैसा, लिया तो तो आपकी है, माननी भी पड़ेगी। यस। तो यहाँ पे ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इधर माँ बाप भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम सब मिलके ऐसा एक कुछ निर्माण करते हैं। हालांकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आप और हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा कर सकते हैं कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। अपने बच्चों में संस्कार डाल दीजिए, और वो दहेज से कम नहीं है। आप बेटी को लीजिए, और वो बहू ना बन जाए तो कहना, बेटी बहू ना बन जाए। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप भले ही बोलना कि मेरी बेटी है, लेकिन बहू भी चाहिए। जब पर्दे में थोड़ा सा रहती है ना, एक लाज, एक हया, एक शर्म जो रहती है ना, वो बहू में ही दिखती है।
तो बहू भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेटी बन के रहे, जीन्स में ही रहे, टॉप में ना, कदर कायदा भी होना चाहिए, समय समय पे बहू भी दिखनी चाहिए कि वो बहू है। तो इसलिए आप बेटी की डिमांड करें तो बेटी बहू बनेगी, बेटी बहू बनेगी और वहां पे दहेज हट जाएगा। अच्छा, दहेज की बात की, तलाक की बात की, जैसे आजकल तलाक हो रहे हैं, तो दो जो कपल्स हैं उन्हें साथ में नहीं रहना है, लेकिन तलाक हो गया। तलाक के बाद जो लड़की है, जो महिला है, उसे पैसे क्यों चाहिए, वो एलिमनी क्यों चाहिए? जब आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, दहेज देना गलत है, लेना गलत है, तो तलाक के बाद में उसके पैसों पर क्यों आपको डिपेंड रहना है? आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सच में मुझे भी बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। आज मेरे दिल की बातें निकल रही हैं सारी, और किसी ने दिल की बात दिल तक पहुंचाई है, और मैं भी अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। थैंक यू समाचार 24। शादी होती है, कुछ दिन रहती हैं साथ में, तलाक हो जाता है, अब उनको कानून के दायरे, कानून के माध्यम से पैसा चाहिए, जो पैसा लगा है उनका। गलत बात है सर। नहीं, कभी-कभी केसेस में तो मैंने ऐसे देखा है कि पैसा लगा है कम और आपकी डिमांड है बहुत ज्यादा। हाँ, वो ऐसे कुछ वकील मिल जाते हैं ना हम्म। सातवें माइंड के, कि वो नाजायज लड़के वालों को दबाते हैं, नाजायज लड़के वालों को दबाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, नहीं लेकिन नहीं, बिल्कुल। कुछ लड़कियां गलत हैं जो ऐसा करती हैं और नाजायज परिवारों को दबा के ये पैसे हड़पने का काम करती हैं। मैंने तो यहां तक भी देखा मार्केट में कि कुछ लड़कियों का तो काम ही यही होता है, उनके जो संस्कार होते हैं ना वो उस टाइप के नहीं मिले होते, तो वो शादी इसीलिए करती हैं कि माँ बाप से जो पैसा वहां जाएगा और उसका डबल लेना है, मुझे डबल लेना है और अपनी लाइफ को सेटल करना। सेटल करना है। सबके लिए नहीं है, 10 में से 1, 100 में से 5 कह सकते हैं, ऐसी लड़कियां होती जिनकी वजह से लड़कियों पे उंगली उठाई जाती है और नाजायज लड़के दबाए जाते हैं, उनके परिवार वाले दबाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्चाई पे जाना चाहिए। आजकल उसमें कुछ मतलब कहते हैं ना कि बैक में कोई आदमी खड़ा होता है तो वो करवाते हैं, दबंगई बोल सकते हैं, तो वो करवाते हैं ऐसा कि मैं ये करवा दूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के वाले भी गलत नहीं होते, समझना चाहिए, दोनों पक्ष को बैठा के बात करनी चाहिए, क्योंकि और सामने से बैठा के उस लड़की को उधर ही रहना चाहिए। पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर तुम्हारा खर्च हुआ तो लड़के वाले का कम खर्च नहीं होता। पैसा उसका भी खर्च हुआ है। क्या लगता है कि जो उसने आपको दिया होगा पूरा, लड़की वो तो क्या लड़की सब दे देती है क्या? मैं बात गोल्ड वोल्ड की कर रही हूँ, ऐसे वो मैंने सब मैंने उन्हीं बहुत के। सारे केस देखे हैं ना हाँ। ऐसे। तो लड़के वाले का जो खर्चा होता है उसका कोई गलत नहीं है, गलत बात है। लड़की की सब सुनते हैं, लड़की की क्यों नहीं सुनता? जितनी लड़की बोलती है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो उसमें से ज्यादा लड़कियां दुखी नहीं होती, लेकिन ऐसे परिवार भी पीड़ित है जो नाजायज दबाए जा रहे हाँ, हैं, ये है। नाजायज दबाए जा रहे हैं। उनका रिसर्च होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उनके साथ भी बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने परिवार को थोड़ा सा इग्नोर किया उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था, मैंने आपको बोल दिया कि अर्थ थी या वो तो, लेकिन ऐसे परिवार हकीकत में भी है कि वो नाजायज दबाए जाते हैं। कुछ लोगों को सुधरने की जरूरत है, जो हकीकत में बहुओं को परेशान करते हैं उनको सुधरने की जरूरत है। एक मैसेज मेरा ये भी है कि अगर आपके कुछ बंदे आपसे दूर हो गए हैं, आपका परिवार बिछड़ गया है, तो आप प्लीज समझ जाइए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। सर, हम तो झुक झुक के यहाँ तक आ गए और आगे कट जाएगी जिंदगी। अच्छा, आपने इतनी शादियां कराई हैं, तो मेरे मन में एक सवाल था कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज में से स्टेबल कौन सी है? क्योंकि मेरा अपना जो खुद का व्यू है वो ये है कि ज्यादातर तलाक लव मैरिज में हो रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। लव मैरिज की जो बात मैंने अभी कही थी, आपने शायद मैं पहले उसे बता गई आपको कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव मैरिज प्यार कहते हैं, प्यार की शादी, अट्रैक्शन की शादी, और अरेंज मैरिज जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा, उनके एक्सपीरियंस के द्वारा, जो घट घट का पानी पिए द्वारा, जब वो शादी मतलब हर तरह से देखा जाता है, लड़का, उनका परिवार, उनका बैकग्राउंड, उनके दादा दादी और 3 पुश्तों देखी जाती हैं, 3 मिलान देखे जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो पीढ़ी बहुत अच्छी है, उनकी पीढ़ी कैसी रही है, उनके घर में क्या रहा है।
तो जी ये अनुभव टकराते हैं। और जब दो परिवारों का जब मिलन होता है ना, तब लड़की लड़के का मिलन होता है, तो वो अरेंज मैरिज होती है। और अरेंज मैरिज समझदारी होगी तो आज भी आप देख लीजिए, पीढ़ियों को देख लीजिए उठा के, आपकी मम्मी आपके घर में ही है ना, हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी मेरे घर में ही है ना, मेरी दादी भी मेरे घर में मरी। 99% सक्सेस होती हैं। ये तो मैं कुछ सालों से ही देख रहा हूँ, जब से लव मैरिज आई, अरेंज पुराना उठा के क्योंकि देखें। वो ये समझने लग गए कि अब हमारा प्यार हो गया, इसके मुकाबले तो कोई है ही नहीं, शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, सपने दिखा दिए। ऐसा नहीं है लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, होती है, अंडरस्टैंडिंग काम करती है। विचारों का आदान प्रदान, आप उनके विचारों के साथ काम करो, आप उनके विचारों के साथ काम करो। जब विचारों का आदान प्रदान होता है, झुकना भी होता है, उठना भी होता है, तकरार भी होती है, प्यार भी होता है, इसे झेलने की जो क्षमता रखता है, वही सक्सेस होता है। लव मैरिज वही सक्सेस है। जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ना, वो दोनों ही एक एग्जाम्पल थे कि टकराव भी आया, झुकाव भी आया, ऐसे करके। और जहां ये चलता है ना सर, वो एक कहावत भी है कि पेड़ वही खड़े रहते हैं जो समय के साथ झुक जाते हैं, बस क्योंकि सीधे खड़े रहोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल गिरना ही बिल्कुल है। बिल्कुल राइट। एक आखिरी सवाल था, मैं आजकल सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आप बहुत सारी जगह पे ये पोस्ट है कि नारी शक्ति मिशन 100 करके आपका एक चल रहा है, और वो इतना वायरल हो रहा है। ये क्या मिशन है आपका, ये 100 वाला क्या मिशन है? ये मेरे दिल की बात आपने छीन ली, जिसपे मैं रात दिन काम कर रही हूँ। यकीन मानिए मुझे नींद नहीं आती। इस क्वेश्चन को आप अब रिलेटेड कर सकते हैं स्टार्टिंग से, कि जब इसका जन्म हुआ, यहाँ पे दो चीज हैं कि एक होती है सिंपल महिला, गृहिणी। गृहिणी जिसे बोलते हैं, और एक होती है वर्किंग, जो बोलो वर्किंग वुमेन्स। तो जो घर की गृहिणी जो होती है और वर्किंग वुमेन वर्किंग वुमेन्स होती है, तो आप जानते तो है ना कि थोड़ा सा इसका पलड़ा, भारी होता इसकी थोड़ा सा अपेक्षा कम होती है। ये सिर्फ जीती है, मरती है, करती है, ये परिवार सिर्फ के। परिवार के लिए करती है। ऐसी महिलाएं इस सदी में नहीं है। इनको अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको जगाया नहीं गया। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे सिंपलिटी होती है ना, तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल महिलाएं जो गांव और शहर से मतलब नहीं है, कि जहां चार लेडीज होती हैं, चार तरह की बातें होती हैं। लेकिन वर्किंग वुमेन्स पे इतना समय नहीं होता कि वो बात की बात करे, वो उससे बात करे, मतलब चार तरह की बात करे। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देख के चलती है कि मेरा टारगेट क्या है। उनका लक्ष्य इतना होता है कि गांव में मेरी भाभी है, मेरी मम्मी भी है, सब कुछ है, तो वो सुबह शाम अपना काम करती है, मस्त अपने खाती पीती सोती है, जगती है। फिर उनकी दिनचर्या मतलब सेम जो मैं अपनी मम्मी को तब से देख रही हूँ, भाभीियों को देख रही हूँ, तो उनका अपना खाना पीना रहना सबके लिए करना। लेकिन उसी परिवार में से एक मैं हूं कि मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, जो वो करती है वो मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन इसके अलावा एक थॉट ऐसा बीच में आ गया, एक ऐसा रीजन आ गया कि कुछ काम करना है, जिससे एक शब्द निकल के आया कि आई एम नॉट सिंपल लेडी। लोग प्यार से मुझे इंडिया में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आयरन लेडी मुझे क्यों बोला गया। मिशन 100 नारी शक्ति, ये मेरा बहुत पहले से सपना था। आज से 5 साल पहले जब मैं बहुत फील्ड में काम करती थी, आउट ऑफ स्टेट 10-10 दिन रुक के काम करती थी, मैंने स्टेटों को डेवलप किया है। मेरे नेटवर्कर भाई जानते हैं जिसमें मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग 80% महिलाओं का बिजनेस है। भारत सरकार ने ऐसे ऐसे नहीं बनाया, 80% महिलाओं का बिजनेस है। लेकिन लोग जागरूक नहीं है। लोग बोलते हैं टोपी पहनाने वाला बिजनेस, अच्छा चेन बनाने वाला सिस्टम। अरे भाइयों बहनों, चेन जिसने बनाई वही तो चैन में है, वो बाकी तो सारे बेचैन हैं। अच्छा आप बताओ, नारी शक्ति पे आ रही हूं, जिसका नेटवर्क है वही तो घर में अच्छे से बैठा है। बिल्कुल। जिसका नेटवर्क नहीं है, क्या वो विदेशों में चला जाएगा? कैसे जा सकता? क्या वो मतलब 10-10 दिन बच्चों में छुट्टियां बिता लेगा? नहीं। नहीं। सिंपल पर्सन नौकरी पे सुबह जाता है। इफ यू डोंट माइंड, मेरे शब्दों पर न जाके मेरे भाव को समझना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नौकरी पर्सन सुबह टिफिन तैयार होता है 9 बजे से या 10 बजे से,
चाहे बैंकर हुआ, चाहे सरकारी टीचर हुआ, 7 बजे से, और शाम को 4 बजे घर आते हैं। फिर वो व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? वो मेंटली थकान इतनी होती है। मैंने देखा है, ऐसी बहुत से टीचरों को देखा है, नहीं आती। बैंकर्स को सुबह 9 बजे 10 बजे से खुलती, लेकिन 9 बजे पहुंचना होता है, और 5 6 7 8 9 बजे तक। जो मैनेजमेंट में होते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, वो 10 10 11 12 बजे तक आते हैं घर पे। अब बताओ कि मॉर्निंग में जगह तो बच्चे स्कूल चले गए, रात को आए तो बच्चे सो गए, उन्हें तो यही नहीं पता कि मेरे पापा बीच में आए भी कि नहीं आए। मैसेज देखना क्या कहना चाह रही हूं। इसीलिए भारत सरकार ने थोड़ा सा समय निकाल के ये डायरेक्ट सेलिंग बनाया, 80% महिलाओं का बिजनेस बनाया कि थोड़ा समय आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से, या थोड़ा घर में रह के आप कुछ ऐसे सीखें जिससे आप थोड़ी सी अर्निंग कर सकें और आम लेडी से खास लेडी बन सकें। मैं ये नहीं कह रही कि आप आम लेडी हैं, आप बहुत खास हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप दिव्य शक्ति हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए भगवान ने भेजा है, आप बहुत बड़ा कर सकती हैं, आप अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं। आपके जैसे दुनिया में यकीन मानिए, आपकी माँ ने सिर्फ आपको ही पैदा किया है, लेकिन किसी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। कोई आपसे बार बार कह रहा है कि मैं आपके अंदर बहुत बड़ी चीज देख रही हूं, तो आपको मानना पड़ेगा, इस बात को इन्हें मानना पड़ेगा कि हाँ, मैंने 3 चीज बोली कि आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, और आपके माथे में जो चीज चल रही है वो भी मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन एक चीज वो है जो भगवान जानता है, और किसी न किसी के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आती है, डेली भगवान के आगे घंटा बजाओ। जाते हैं आप लोटा डालने, जाते हैं आप, तो भगवान तो नहीं आएगा कि भैया ले ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ में कर ले, नहीं आएगा ना। सिर्फ और सिर्फ भगवान किसी इंसान के रूप में भगवान बन के आपके दरवाजे पे आता है कि ये कर ले, मैं तेरे साथ आया हूं। एक कहानी सुना सकती हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि यार हमारे भगवान ने हमारे लिए कुछ किया है कि नहीं किया। एक ट्विस्ट वाली कहानी बताती हूँ कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, मंदिर का पुजारी था, और उसकी बात लोग मानते थे बहुत, भगवान का अंधविश्वास करता था, भगवान ही है जो कुछ है। हाँ, भगवान है। अब क्या करते हैं कि उसी गांव में कुछ दिन बाद बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ आने से पहले संकेत आते हैं, क्योंकि आजकल हमारे ऐसे विभाग हैं कि सब बता देते हैं कि बारिश कब हो रही है, कब बिजली कड़केगी, मौसम कब खराब होगा, तो ये सब पहले से सूचना आ जाती है मौसम विभाग से। ऐसे ही वहां पे अनाउंसमेंट किया गया कि अपने अपने घरों को खाली कर दो, बाढ़ आने वाली है। सब लोग अपने छतों पे बैठ गए, सब लोग अपनी वो लेके। पंडित जी नहीं बैठे, पंडित जी को पूरा भरोसा था कि भगवान है ना, संकेत हो गया। कुछ टाइम बाद बाढ़ भी आ गई, कुछ लोग बच गए, गांव छोड़ के चले गए, लेकिन पंडित जी छत पे बैठ गए और बाढ़ का पानी बढ़ते गया। कुछ लोग भारत सरकार ने वहां से नावों के माध्यम से लोगों को हटाया, पंडित जी के पास गए कि आप आओ, हम आपको सुरक्षित आपके वहां तक स्थान तक पहुंचा देंगे, आपका जो भी रिलेशन वाला होगा वहां पहुंचा देंगे। ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान भरोसे। अरे भगवान आएगा ना मेरे को बचाने, मैंने जिंदगी भर पूजा की है उसकी। नहीं माना, और छत पे भी पानी, अब तो यहां तक पानी आ गया, पूरा गांव खाली हो गया, और अपना अपना वो माला जपते रहा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीढ़ियां डाली कि भैया अब तो आजा, नहीं तो तेरी जान गई। भगवान आएगा, मैंने जिंदगी में पूजा की है उसकी। और अंत में क्या हुआ कि राम राम सत्य है, पंडित जी की हो गई। अब जाते हैं स्वर्ग में, तो क्या होता है कि पूछ रहे थे, भैया सभा लगी हुई थी, और पंडित जी भगवान के विमुख होके पीठ करके बैठे के गुस्सा थे, और भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला कि बोल बेटा क्या हुआ, तू मुझसे पीठ करके क्यों बैठा है। और बड़ा मतलब मुंह फुलाए कि मैं नहीं बात कर रहा आपसे, कि मुझे बताओ तो सही कि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा की, आपको निलाया दुलाया, आपकी पूरी जिंदगी भर सुलाया, सब कुछ किया, लेकिन आपने मेरे अंत समय में मेरे को बचाया तक नहीं। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, जो अनाउंसमेंट हुआ था वो मैंने ही करवाया था, जो नावें चलवाई थी वो भारत सरकार के द्वारा मैंने ही चलवाई थी, जो हेलीकॉप्टर सीढ़ी तेरे पास डाली गई थी वो मैंने ही भेजी थी, लेकिन तूने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसकी वजह से तेरे को मृत्यु प्राप्त हुई। इसका संकेत मैं आपको बता रही हूं कि भगवान की आप पूजा करते हैं, हर घर में भगवान को पूजा जाता है, तो भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को लेके कोई बंदा ही आपके पास आता है।
एक बार खुद आता नहीं है, आते, वो किसी खुद को भेजते खुद हैं। नहीं आते वो, तो वो किसी न किसी के माध्यम से आता है। जैसे आजकल मेरा मिशन 100 नारी शक्ति चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे मिशन 100 ही चाहिए, लेकिन 100 मेरी वो उद्यमी एंटरप्रेन्योर चाहिए मुझे, जो मेरी ऐसी जिद्दी, जो समाज में एक ऐसा परिवर्तन लेके आए, जो मैंने अपने इंटरव्यू में दिया है कि सच में ही वो कुछ ऐसा करे जिससे सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर होते जाएं। आप बताओ, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जैसी 100 नारी शक्ति मार्केट में हो गई तो वो दहेज भी खत्म करवा देंगी, वो तलाक भी नहीं होने देंगी। जिस घर में तलाक होगा, जिस लड़की लड़की की अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगी और 100 नारी शक्ति खड़ी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसे उसे माननी पड़ेंगी चीजों को। तो 100 मिशन मेरा चल रहा है, और इसे मैं 2025 में 2025 में वो रिजल्ट दूंगी मैं सबको। मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती कि मेरे साथ आ जाओ। मैं जिस व्यवसाय को कर रही हूं, मैं अपने बिजनेस को ही प्रमोट करके नारी शक्ति को सशक्त कर सकती हूँ, जिससे मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं, मेरे परिवार के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो मेरे बच्चों के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो हमने वो दिन देखे हैं, वो थोड़ा सा अलग हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी माताएं आज भी मेरे साथ में हैं। मैं मेरी माँ, जो जिन्हें मैं आराध्य मानती हूँ, उनके रूप में साक्षात यहाँ पे मथुरा में मेरी एक माँ है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनका सानिध्य मेरे ऊपर बहुत अच्छे से रहता है। मैं हमेशा उनके, चाहे वो डेली मुझसे ना मिले, लेकिन मैं हमेशा उनके चरण वंदन करती हूँ, माता पिता के। मेरे सास ससुर मेरे पास यहाँ नहीं रहते, लेकिन मैं हमेशा अपने बुजुर्गों को नमन करती हूँ, और उन्हीं के भेंट पे, अपने परिवार की बदौलत, अपने सारे फैमिली का सपोर्ट के माध्यम से, जो मेरा प्यारा सा ग्रुप है उसके माध्यम से 100 मिशन नारी शक्ति एंटरप्रेन्योर मैं 2025 में से पूरा कर दूंगी, और मुझे मेरी जैसी महिलाएं मिल जाएंगी। मेरी जैसी महिलाएं जो मेरी सोच से सोच रखती हैं, वो मुझे मिल जाएंगी। मुझे पता है कि सारे लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। कुछ लोगों का एटीट्यूड टकराएगा कि अरे हम तो अपने आप में हैं। मैं जानती हूँ, आपके एटीट्यूड को भी मैं नमन करती हूँ, आपको भी नमन करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जैसी मिल जाएंगी, क्योंकि 100 मिशन नारी शक्ति मेरी माता ने चला रहा है, और ये पूरा हो जाएगा 2025 में। नारी शक्ति को लेके मथुरा से भी कुछ नारी शक्ति मेरे साथ में आई है, मैं उनका भी वेलकम करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ उन वीरांगनाओं को। उनके साथ कदम से कदम मिला के मैं काम करूंगी, और वो अगले इंटरव्यू में आपके सामने आएंगी। देखना, उनके अंदर बदलाव लाके मैं यहाँ लेके आऊंगी, और समाचार 24 के माध्यम से उनका इंटरव्यू होगा। तब वो अपनी जर्नी को शेयर करेंगी कि वो क्या थी, क्या है, और क्या बनेंगी। सपनों को पूरा करेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए ये मेरा मिशन 100 नारी शक्ति चला है। नारी शक्ति कहते हैं ना कि यत नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस जगह, जिस स्थान, जिस सिस्टम में, जिस समाज में नारी शक्ति को वरीयता दी जाती है, वहां लक्ष्मी खुद निवास करती है। लेकिन लक्ष्मी ज्यादा दिन निवास वही करती है जहां विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान इन द सेंस नर शक्ति। तो नर शक्ति हमारा जो बैकबोन होता है ना, वो होता है। चाहे वो पति के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में, अपलाइन के रूप में हो सकता है, जो मुझे मिला हुआ है। थैंक यू सो मच समाचार 24। आपका कोई और क्वेश्चन हो? थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आपके आने जितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सारी नारी शक्ति को, थैंक यू आपकी टीम को, थैंक यू, धन्यवाद।